इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 पहला अध्याय फ्रांसीसी क्रांति भाग 2, जिसमें हम देखेंगे जीने का संघर्ष 1.1 जीने का संघर्ष। चलिए शुरू करते हैं। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। आप समझो कि इतना साल में 100 साल तो नहीं, करीबन 70 सालों में करीबन 0.05% ही जनसंख्या वहां पर बढ़ा था। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी तेजी से बढ़ी और वो लोग अनाज को उत्पादन करने के लिए बहुत तेजी से काम करना चाहते थे और बढ़ी भी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पटवारी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। अब वहां पर खाद्य पटवारी की कीमत में बहुत तेजी से वृद्धि हुई थी। अधिकतर कामगार, जितने भी काम करने वाले, अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, और जो भी कंपनी में काम करता था उसका पेमेंट कितना होगा, कितना मजदूरी होगा उसका, वो सब मालिक के ऊपर। लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। महंगाई के कारण मजदूरी नहीं बढ़ रही थी। अब किस कारण बढ़ रही थी? फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई और चौड़ी होती गई। महंगाई जितना होता है उतना मजदूरी नहीं मिलता है, किसी को भी नहीं मिलता है, कम ही मिलता है। इसीलिए अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, और बीच में बहुत बड़ा खाई जो पैदा हो रहा है, यही है भुखमरी का। स्थितियां तब और बदतर हो जाती है जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती है। अब देखो, फ्रांस की बात हो रही है, तो वहां पे सुखाड़ भी होता है, मतलब वहां पर बारिश तो होता नहीं है। ऐसे होता भी है तो बर्फ का बारिश होता है, बर्फ का ओले गिरता है, पत्थर, ठीक है। तो उसकी वजह से फसल बर्बाद हो जाती है, पैदावार कम हो जाती है। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता है। अब फसल ही नहीं होगा तो रोजी रोटी का तो दिक्कत होगा ना। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफी आम थे, और ऐसी आजीविका संकट फ्रांस में तो है, वैसे नहीं, कभी ना कभी तो आ ही जाता था। एकदम आम बात थी। जैसे में हम लोग आम खाकर गुठली फेंक देते हैं, वैसे ही हर साल आना ही था। अभी देख लो बिहार में हर साल, उत्तर प्रदेश और बिहार, हर साल वहां पर बाढ़ आता है। हर साल लाखों नहीं, लाखों बोल सकते हैं, लाखों लोगों की रोजी रोटी खत्म हो जाती है, घर खत्म हो जाते हैं, जमीन पर जो फसल होता है वो खत्म हो जाता है। हमारे एरिया में तो जब बाढ़ आता है तो जितने लोगों का ऊख बोया जाता है ना, ईख गन्ना, वो सब लोगों का बर्बाद हो जाता है। कुछ काम लायक नहीं रहता है, सब सड़ जाता है। बाढ़ की वजह से बहुत सारे पेड़ सूख जाते हैं, जैसे कटहल का हो गया, बांस तो चलेगा, कटहल का पेड़ सूख जाता है। उसके बाद सेमहर का पेड़ जो होता है वो भी सूख जाता है, और बहुत सारा फल वाला जो पेड़ है वह भी खत्म हो जाता है बाढ़ में, क्योंकि इतना ना नमी हो जाता है, ये ढह जाता है, नमी की वजह से खत्म। नए शब्द जीविका संकट। ऐसे चरम स्थिति जब जीवित रहने के लिए न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं, उसी को जीविका संकट बोलते हैं। खाने पीने की लालच पड़ गई। अनाम, जिसका नाम अमूल नहीं है, मतलब जो मूल्य नहीं, जिसका नाम मालूम नहीं, साफ यही सीधा समझो, अनाम जिसका नाम हमें पता ही नहीं। नीचे है 1.2 जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है। अब जब जीविका का संकट है वो उत्पन्न भी तो होगा ना। अब एक खराब फसल, अब गरीब गुरबा पटवारी नहीं खरीद पाएंगे, और जो गरीब है, जो ये मजदूरी करने वाला है, वो तो अनाज खरीद नहीं पाएंगे। फिर आता है भुखमरी। अब इसको आपको भरना है। ये भरेगा कैसे, अब मैं बताता हूँ। फसल खराब, फसल की किल्लत हो जाएगी वहां पे। उसके बाद से अनाज बाजार में नहीं आएगा, महंगा हो जाएगा, 3 नंबर में महंगा हो जाएगा। जो गरीब है, मजदूर है, किसान है, वो खरीद नहीं पाएंगे तो लोग का परिवार भूखा मरेगा। तो भूखा मरेगा तो यहाँ से 2 रीजन आते हैं, ठीक है।
यहाँ पर समझो, एक तरफ भूखा मरते हैं तो मरेंगे तो फिर उनका लाश सड़ जाएगा, महामारी हो जाएगा, फिर महामारी होने के बाद वही चीज भूखमरी, गरीबी, संकट, ये तो आम बात है ना। क्रियाकलाप, नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर चित्र 4 के रिक्त स्थानों को भरें। खाद्य दंगे, अनाभाव और इसके अनुसार से इसको भरना है। मृतकों की संख्या में वृद्धि, खाद्य पदार्थ की बढ़ती कीमत और कमजोर शरीर। यहाँ पर क्रियाकलाप में भी दे दिया कि भरने का। अब देखते हैं उभरते मध्य वर्ग। मध्य वर्ग क्या होता है? जो बीच में, मिडिल क्लास। तो मध्य वर्ग ने विशेष अधिकारों के अंत की कल्पना की। अब उसको विशेष अधिकार जो था उन लोगों का, उसको खत्म करने की भी कल्पना की। आज कहीं के भी राजा हैं, अगर वो खर्चा कर रहे हैं, कुछ भी कमा रहे हैं, तो उनको टैक्स देना पड़ता है, चाहे कोई भी हो। लेकिन अभी वकीलों पर नहीं लगता है, लगना चाहिए, लेकिन वो लोग नहीं लगने देते हैं, कमाई ही कम होता है। कुछ ही वकील होते हैं जो अच्छा कमा पाते हैं, बाकी लोगों का तो हालत खराब ही होता है। पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे। किसान और कामगार मतलब जो आपको फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, कारीगरी करते हैं, तो वो लोग विद्रोह करते थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। अब एक तरह से बहुत ज्यादा बदलाव लाने के लिए उनके पास कोई साधन ही नहीं था। उस समय इंटरनेट भी नहीं था, नहीं तो भैया तलवार भेजते रह जाते हम स्टेटस में, आजादी कभी नहीं मिलती। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ चुके थे। और ये आंदोलन की जिम्मेदारी कौन उठाया? जो तीसरे स्टेट में जो समृद्ध लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उनका विचारधारा अलग था, वैसा लोग आया सामने। उसके बाद से ही क्रांति आई सामने, और फिर वही लोग जाकर शासन चलाए भी। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ, नया समाज निकला जिसे मध्य वर्ग कहा गया। और 18वीं सदी से ही मध्य वर्ग था, नहीं तो पहले कहाँ था? अमीर और गरीब दो ही तो था। जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार मतलब समुद्रों द्वारा हुआ व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की गई। वहां पे संपत्ति भी अर्जित की गई। किसके वजह से? सामाजिक समूह जो भी निकला वो मध्य वर्ग का था। तो मध्य वर्ग बहुत दूर तक फैला। जैसे समुद्री व्यापार, लोग मछली बेचते थे, समुद्र से निकाल कर कुछ पत्थर वगैरह बेचते थे। और समुद्र में तो बहुत अथाह चीज है, बहुत सारे, कितना सारा महल शहर डूबा हुआ है वहां पे। इस पर तो कोई अंकुश ही नहीं है, बहुत ज्यादा है उधर। और फिर से एक देश से दूसरे देश व्यापार भी होता था। उसमें ऊनी कपड़ा था, रेशमी वस्त्र था, उसका उत्पादन मध्य वर्ग लोग करते थे, जिसके वजह से बहुत सारा बल और संपत्ति अर्जित हो जाता था। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। अब देखो, आयात मतलब मंगाना, निर्यात मतलब भेजना। अगर ज्यादा होगा तो निर्यात कर देंगे, भेज देंगे, ठीक है। और नहीं तो जो समृद्ध लोग थे मतलब उस देश में, वो खरीद लेते थे उसको। आज तो बहुत समृद्ध लोग हैं। आज के किसी भी दुकान में चल जाओ, सारे दुकान को कैलकुलेट करो तो उतना कपड़ा है ना, जितना कपड़ा लोग नहीं है उतना पहनने वाले, जितना कपड़ा आज की डेट में बना हुआ है। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा और वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। इसमें प्रशासनिक सेवा वाले लोग और वकील और पेशेवर जो लोग थे वह भी लोग थे। किस चीज के लिए? सौदा करने के लिए और निर्माण करने के लिए। ये सभी पढ़े लिखे थे, लेकिन जो प्रशासन का काम करता था, वकील और पेशेवर जो लोग थे, वो पढ़े लिखे थे। क्योंकि पढ़े लिखे थे तो भी तभी तो ये थे ना। इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मजात विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए।
मतलब पैदा लेते विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। पहले राजपूत का लड़का, अपने हिंदुस्तान की बात बता रहा हूं, पहले राजपूत ब्राह्मण का लड़का जब बैठा भी होता, छोटा भी, तो बड़े बड़े लोगों को सलामी ठोक कर जाना पड़ता था। ऐसा समाज था अपना। क्यों? वो बड़े खानदान में है। आज भी बहुत सारा इलाका है जहां पर राजपूतों के सामने, मतलब बड़े जातियों के सामने लोग आज भी जमीन पर बैठता है। खटिया पर बैठेगा तो जमीन पर बैठेगा, कोई कुर्सी पर बैठेगा तो दलित आएगा तो, गरीब आएगा तो जमीन पर ही बैठेगा। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जहां जाक रूसो जैसे दर्शनकारों ने प्रस्तुत की थी। और ये कल्पना, ये दो नाम, जॉन लॉक और जया जाक, ये लोग काल्पनिक तौर से वहां के स्वतंत्रता को और वहां के व्यापारों को, सामान्य नियमों को और सामान्य अवसरों को काल्पनिक रूप से उसको गढ़ दिया था, प्रस्तुत किया सामने हर किसी के, और हर किसी के सामने प्रस्तुत किया था, अच्छा भी लगा। अपने 2 ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में इनका कोई एक्ट था। लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश, दैवी क्या, जो देवताओं का जैसे शासन चलता है वैसे, दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खनन किया और उनके जो सिद्धांत थे उसको बर्बाद करने के लिए सोच लिया, खंडन कर दिया। रूसी ने इसी विचार को आगे बढ़ते हुए, जब रूसी लोग आगे बढ़ते रहे, इसी विचारधारा से बढ़ते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। एक ऐसे समाज का प्रस्ताव रखा गया उस समय, कब? 18वीं सदी में, जब 1800 का शुरुआत हो रहा था। मोंतेस्क्यू ने एक रचना की, द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक एक रचना, सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। और इस तरह सत्ता को बांटने के लिए विधायिका में कौन आ जाएगा? राज्य के लोग। कार्यपालिका में आ जाएंगे केंद्रीय लोग, और न्यायपालिका में आ जाएंगे ये कोर्ट कचहरी और पुलिस वाला काम, ये न्यायपालिका में आता है। इनके बीच में सत्ता को विभाजित करने का प्रस्तुति वहां पर रखा गया, जिसको बोलते हैं द स्पिरिट ऑफ द लॉज नाम से ये रचना था। इसी के आधार पर हर देश में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों में सत्ता को बांट दिया गया। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आजाद घोषित कर दिया, तो वहां इसी मॉडल की सरकार बन गई हर जगह पर। 13 देशों में तो बनी भी, आज हर एक देशों में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर ही सरकार बनी है। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बताया। और कुछ लोग थे वहां पे आजादी के बाद, आजादी की जब घोषणा हो गई तो जो मॉडल सरकार बना दी, ठीक है, फ्रांस के राजनीतिक लोग वहां पे कुछ तरीके से अमेरिकी संविधान को दी गई व्यक्तिगत अधिकार, जो उनको कुछ अधिकार दिया गया था संविधान के वजह से हर किसी को, तो उसकी प्रेरणा एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। और सारे लोग उस प्रेरणा को एक महत्वपूर्ण स्रोत की वजह से मानने भी लगे थे। दार्शनिकों के इन विचारों पर कॉफी हाउस, वहां पर एक कॉफी हाउस था, जो आज कॉफी पीते हो वो मत समझना, कॉफी हाउस, वह उसको बोलते थे सैलून की गोष्ठियों में गर्मा गर्मी बहस हुआ करती थी। कॉफी हाउस जिसको बोलते थे सैलून की गोष्ठियां, एक तरह से बहुत बड़ा हॉल था, वहां पर गर्मा गर्मी बहस होती थी बहुत ज्यादा। पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ, और उस समय पुस्तक और अखबार चालू हो गए थे वहां पे।
ये कब की बात है? ये तो यहाँ पर 18वीं सदी की है, 16वीं की बात आ रही है ना, तो उसी समय थी। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके, और अखबार और पुस्तक को बहुत जोर जोर से पढ़ने का वहां पर मतलब प्रचलन था कि हर लोग समझ पाए। इसी समय लुई 16वां द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की अखबार से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। अब देखो, उसी समय जो 16वां लुई था, लुई 16वां, उसके द्वारा राज्य के खर्चे और उसके महल के खर्चे को पूरा करने के लिए उसने सोचा कि फिर से कर लगाए। यही विशेष अधिकार अखबारों में था, जिसके वजह से गुस्सा भड़क उठा। और जब गुस्सा भड़क उठता है तो उसके बाद से तो राजा का सर्वनाश तो तय है। ये स्रोत को देख लो, प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभवों का वृतांत। आगे चलकर क्रांतिकारी राजनीति में सक्रिय होने वाले जॉर्ज दंतो ने अपने पढ़ाई पूरी होने के बाद के समय को याद करते हुए सन 1793 में अपने एक मित्र को लिखा। क्या लिखा? खत लिखा। मैं पेलिसिस, वहां पर एक जगह था, मैं पेलिसिस के आवासीय कॉलेज में था। वहां मुझे कई महत्वपूर्ण लोगों का सानिध्य मिला, मतलब उनके शरण में पढ़ने लिखने का सीखने का मौका मिला। पढ़ाई पूरी होने के बाद बेकारी के दिनों में मैं नौकरी की तलाश में जुट गया। और बेकारी, उस समय भी बेकारी थी, आज की बात नहीं है, सदियों से बेकारी चल रही आ रही है। जो इंतजार किया कि हमें नौकरी मिलेगा, उसको जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा, और जो नहीं किया, लड़ते रहा, उसको कोई रोक भी नहीं पाया। पेरिस के न्यायालय में नौकरी मिलनी असंभव थी। सेना में नौकरी का विकल्प भी मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मैं न तो जन्मजात कुलीन था और न ही मेरा कोई संरक्षक था। चर्च भी मुझे आसार नहीं दे सका। मैं कोई ओहदा भी खरीदने की स्थिति में नहीं था। पैसे से कोई पोस्ट भी वो नहीं खरीद सकता, क्योंकि मेरी जेब में 100 फ्रांसीसी पैसा तक नहीं है, मतलब 1 रुपया भी नहीं है। पुराने दोस्तों ने भी मुंह मोड़ लिया था। देखो, पैसा नहीं होता तो पुराने दोस्तों भी मुंह मोड़ लेते हैं, भाई चल भाई, मेरे पास भी नहीं है, तेरे पास भी नहीं है, दोनों फकीर। व्यवस्था ने, जो वहां पर व्यवस्था थी, व्यवस्था ने हमें पढ़ा लिखा तो दिया था, लेकिन हमारी प्रतिभा के इस्तेमाल के अवसर उपलब्ध नहीं कराए थे। मतलब पढ़ाई लिखाई तो हो गया, लेकिन उसका इस्तेमाल कहाँ करना है उसके बारे में किसी को नहीं पता था। 2 नंबर, अर्थर यांग नाम, वहां पर एक जगह था, अर्थर यांग नाम से एक अंग्रेज ने, नहीं, ये अंग्रेज का एक नाम था। अंग्रेज ने सन 1787 से लेकर 1789 के दौरान फ्रांस की यात्रा की और अपनी यात्रा का वृत्त लिखा, और उसके बारे में जितना भी पढ़ा था विस्तार वृत्तांत लिखा। इस वृत्तांत में उसकी यह टिप्पणी दिलचस्प थी। अब वो क्या लिखता है? सेवा टहल में लगे अपने गुलामों, खास तौर पर उनके साथ बुरा व्यवहार करने वाले को पता होना चाहिए कि इस तरह आप अपनी जिंदगी को ऐसे स्थिति में डाल रहे हैं जो उस स्थिति में बिल्कुल भिन्न होती, जिसमें उसने मुक्त लोगों की सेवाएं ली होती है। यहाँ पर देखो, कुछ भी होता है कि जो गलती बाई मिस्टेक इन लोगों से लिख दिया जाता है बुक में। जैसे हर्षिकार दीर्घिकार हमेशा उतना मोटिव नहीं रह पाता ना टाइपिंग करने में, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। उनसे बेहतर बर्ताव करता, मतलब हर किसी से चाहता है कि बेहतर बर्ताव हमारे साथ किया जाए। जो अपने पीड़ितों की कराह सुनते हुए भोज उड़ाना पसंद करते हैं, मतलब अपने पीड़ितों की आवाज सुन के भी वो खाना वाना सब जैसा चल रहा है चलने दो। उन्हें दंगे के दौरान अपनी बेटी के अपहरण या बेटे का गला
रेत दिए जाने का दुखरा नहीं रोना चाहिए। और उन लोगों को दंगे के दौरान उनकी बेटी अपहरण हो जा रही है, चाहे उसके बेटा का गला कट जा रहा है, तो दुख भी नहीं होना चाहिए, लेकिन दुख होता है उन लोगों को। नेता दूसरे का गला काट सकता है, लेकिन जब अपने बेटा का गला कट जाएगा तो वो मचला जाएगा एकदम, भूत लगता है कि भूत धल लिया उसको। यहाँ यांग क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, गुलामों से उनका क्या आशय है, वह किसकी आलोचना कर रहे हैं। सन 1787 में उन्हें किन अखबारों का आभास होता है और कौन से अखबारों का आभास उन्हें हो पाता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे क्रांति की शुरुआत। क्रांति की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई। ठीक है, इसको लेंगे भाग 3 में। तो इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कुछ भी नहीं समझ में आया तो भी आप पूछ सकते हैं, कमेंट करो।